हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे विगत क्लास के आगे। इससे पहले हमने भारत के सामान्य परिचय को लेकर के चर्चा की है। उसकी 5 क्लासें इससे विगत कक्षाओं के साथ हो चुकी हैं। प्रश्नोत्तरी सहित हमने विगत क्लासों को देखा है। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को जो हमारी इस YouTube चैनल द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं आप एक बार उनको देख लें, ताकि आगे के जो टॉपिक है वो इजी वे में आपके समझ में आए। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम देखें भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। जिनको हम भौतिक प्रदेश कहते हैं, भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। देखिए, भौतिक प्रदेश धरातल की एक वह संरचना होती है जो उच्चावच के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। इस सीक्वेंस में हम देखें तो हमारी धरातल के ऊपर भौतिक प्रदेशों की जो व्यवस्था है वो कुछ लंबी अवधि का परिणाम होती है, और इस लंबी अवधि के परिणाम में हमने हमारी विगत जानकारी के अनुसार जो हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक लंबी अवधि का परिणाम थी। हम वर्तमान में अगर आयु की बात करें तो पृथ्वी की वर्तमान में आयु 46 करोड़ वर्ष पूर्व बतलाई जाती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह के रूप में बनी, और उसके बाद में इसमें जो वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों को हम भौतिक प्रदेशों के रूप में देखते हैं। यहां हम देखें तो ये जो परिवर्तन थे ये एक लंबी अवधि का परिणाम है, अर्थात 46 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक ये परिवर्तन लगातार जारी है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भौतिक परिवर्तन आए, और ये भौतिक जो परिवर्तन थे ये 2 अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके माध्यम से ये परिवर्तन हुए। स्थल स्वरूप या भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप ये 2 प्रकार की घटनाएं थी, क्रियाएं थी जिनके कारण से उत्पन्न हुए। नंबर 1 आंतरिक बल, इंडोजेनेटिक फोर्स, और बाह्य बल, आउटर फोर्सेस। इन बलों के परिणाम स्वरूप धरातल पर विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रदेशों का या भौतिक प्रदेशों के साथ साथ हमारे विविध प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं इनके निर्माण की प्रक्रिया प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक जारी है। अगर हम देखें तो इन आंतरिक बलों के द्वारा व बाह्य बलों के द्वारा किस प्रकार से हमारे भौतिक प्रदेशों को जन्म दिया जाता है, इनका निर्माण होता है, इनकी उत्पत्ति होती है। तो हम देखें आंतरिक बल कौन कौन से हैं जिनके कारण से इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम देखें आंतरिक बलों के साथ, तो आंतरिक बलों के अंतर्गत आते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट संचलन की क्रिया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप आंतरिक रूप से जो बाह्य अवस्था में दिखलाई नहीं पड़ते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से लेकर के केंद्र तक
अर्थात स्थल मंडल से लेकर के क्रोड़ तक इनकी जो घटित होने वाली जो अवस्थाएं हैं वो आंतरिक बल कहलाते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप बाह्य भाग पर जो परिवर्तन होता है यही हमारे भौतिक स्वरूप या भौतिक अवस्था होती है। बाह्य बलों के द्वारा भी कुछ ऐसे स्थल आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि हम देखें बाह्य बल है क्या, तो बाह्य बल जल, जिसको कहा जाता है नदी, शक्तियां, वायु शक्ति, थर्ड है हिमानी शक्ति, नंबर फोर्थ है लहर शक्ति। इस प्रकार से कुछ धरातल के बाहर दिखने वाली शक्तियां हैं जिनके कारण से भी स्थल स्वरूपों में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आता है और एक नए भौतिक प्रदेश का निर्माण हो जाता है। इन सभी शक्तियों को हम एक ही अवस्था में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनाच्छादनात्मक शक्तियां हैं, अर्थात इनको हम अनाच्छादनात्मक शक्ति भी कह सकते हैं। अनाच्छादनात्मक शक्ति, अनाच्छादन का तात्पर्य है धरातल के ऊपर काट छाट करने वाली शक्तियां। धरातल के ऊपर उठा हुआ कोई भी भाग है जिसके ऊपर ये शक्तियां मिलकर के उनको तोड़ने का प्रयास करती हैं, उनको अंततः समाप्त करने का प्रयास करती हैं। अब एक प्रदेश को समाप्त करती हैं तो एक नए प्रदेश का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की शक्तियां मिलकर के धरातल के ऊपर अनेक सारे भौतिक प्रदेशों का निर्माण करती हैं। तो जहां तक आप जान पाए होंगे, पृथ्वी की एक लंबी अवधि का परिणाम हमारे भौतिक प्रदेशों के रूप में दिखलाई पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी की आयु है वो प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक अगर हम देखें तो 46 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक ये घटनाएं चलती आ रही हैं। इन घटनाओं में दो प्रकार की घटनाएं हमें एक आंतरिक बल के रूप में और एक बाह्य बल के रूप में दिखलाई पड़ती हैं। वे सभी घटनाएं जो भूगर्भ के अंदर घटित होती हैं इनको एंडोजेनेटिक फोर्स या आंतरिक बल कहा जाता है, तथा जो बाह्य शक्तियां जो बाह्य रूप में दिखाई जाती हैं या धरातल के बाह्य आवरण पर घटित होती हैं, इनके परिणाम स्वरूप जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है वो बाह्य शक्तियों के अंतर्गत आता है। इन बाह्य शक्तियों में मूल रूप से हम देखें तो नदी तंत्र आता है, वायु शक्ति आती है, हिमानी आती है, लहर शक्ति आती है। इस प्रकार से इसका विभाजन या इन शक्तियों का विभाजन हम देखते हैं जो भौतिक प्रदेशों के निर्माण में सहयोगी है, सहायक मानी जाती है। अब हम यहां देखें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां जिनके द्वारा इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन प्लेट विवर्तन की घटनाओं के द्वारा, भूकंप जैसी घटनाओं के द्वारा और ज्वालामुखी घटनाओं जैसे शक्तियों के द्वारा भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार से निर्माण या उनकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। हम देखें तो इनमें प्लेट संचलन की जो घटना है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसी के प्लेट संचलन की घटना को ही धरातल पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक स्वरूपों के लिए महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो हम ये देखें प्लेट संचलन की घटना है वो किस प्रकार से घटित होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लेटें क्या होती हैं, इनकी चर्चा अभी आगे हम इन टॉपिकों के तहत भी करेंगे जो अपने इस सिलेबस के अंतर्गत डाल रखा है, भूकंप और ज्वालामुखी, वहां भी इन प्लेटों की बात होगी। इन प्लेट संचलन की घटना के कारण ही भूकंप की घटना उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी की घटना उत्पन्न होती है। अर्थात इन शक्तियों के पीछे भी प्लेट विवर्तनी की या प्लेट संचलन की जो घटना है वो उत्तरदायी होती है। तो कॉमन रूप से हम कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर दिखने वाले जो भौतिक स्वरूप हैं उनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो प्लेट संचलन की घटना है। तो सर्वाधिक प्रबल शक्ति के रूप में जानी जाती है। तो सर्वाधिक प्रबल शक्ति के रूप में ज्वालामुखी, भूकंप या अन्य शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली या इनको भी उत्पन्न करने वाली शक्ति प्लेट संचलन की शक्ति होती है। प्लेट संचलन की जो शक्ति है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे जब हम भौतिक प्रदेश के ऊपर आएंगे। तो इससे पहले हम जान चुके हैं कि पृथ्वी एक लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप विविध प्रकार के भौतिक स्वरूप बनाती है। तो एक लंबी अवधि का परिणाम है, ये ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। भौतिक स्वरूप है
वो एक दीर्घ अवधि का परिणाम होती है, एक लंबी अवधि का परिणाम होती है। जैसा कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के इसकी आयु को हम देखते हैं, तो वर्तमान समय तक भी नए नए भौतिक प्रदेशों का निर्माण जारी है। तो इसी प्रकार से हम देखें तो एक भौतिक प्रदेश की जो अवस्था है वो हम एक उच्चावच के आधार पर विभाजित करते हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो मूल रूप से भौतिक प्रदेशों को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। भौतिक प्रदेशों का वैज्ञानिक संगठन वैज्ञानिक संगठन वैज्ञानिक संगठन का तात्पर्य है विज्ञान के जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक प्रमाण, इन वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अब इस वैज्ञानिक प्रमाणों में हमने दो तथ्यों को लिया है। एक वैज्ञानिक प्रमाण होते हैं वो होते हैं भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना तथा दूसरा है भूगर्भिक शैल संरचना, भूगर्भिक शैल संरचना। भूगर्भिक शैल संरचना अर्थात इसको कह सकते हैं शैल उपस्थिति। शैल उपस्थिति, इस दो आधार पर इसको भारत के भौतिक प्रदेशों को या विश्व में कहीं भी हम भौतिक प्रदेशों को देखें तो मूल रूप से ये हमारा विभाजन का आधार होता है। एक होता है भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर अर्थात वैज्ञानिकों को प्राप्त जितनी भी जानकारियां जितने भी स्रोतों से हुई है उस आधार पर, तथा भूगर्भ में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो शैलें हैं उन शैलों की अवस्था, कौन सी शैल किस अवस्था में बनी थी, कितनी पुरानी मानी जाती है, इस आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहां ध्यान देने योग्य बात है भूवैज्ञानिक संरचना व शैल संरचना के आधार पर भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल संरचना या भूवैज्ञानिक संगठन या जानकारियों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रदेश है वो कहलाता है पठार या पठारी प्रदेश। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो भौतिक प्रदेश है ये कहलाता है पर्वत या पर्वतीय प्रदेश। और तीसरी अवस्था कहलाती है मैदान या मैदानी प्रदेश। तो इस रूप में हम देखें तो हमारे भौतिक प्रदेश तीन प्रकार के पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे किसके अनुसार पाए जाते हैं, इन दो तथ्यों के अनुसार पाए जाते हैं। इस आधार पर भारत के या विश्व के भौतिक प्रदेशों को तीन भागों में बांटा जाता है। तथ्यात्मक रूप से हम देखें हमने भूवैज्ञानिक संरचना व शैल संरचना को पाया है। तो हम यहां देखें तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल संरचना के अनुसार पठारी प्रदेश होते हैं, इनका निर्माण ज्वालामुखी घटना ज्वालामुखी घटना में बनने वाली जो शैल होती हैं वो होती हैं ग्रेनाइट
व नीस प्रकार की प्राचीन शैल। यहां हम देखें पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेशों में हम देखते हैं तो यहां अवसादी प्रकार की शैल होती हैं, अवसादी प्रकार की शैल होती हैं। ये भी जाने जब ज्वालामुखी की घटना होती है तो लावा पदार्थ बाहर निकलता है, लावा पदार्थ के रूप में जो बाहर निकलता है उसको कहा जाता है आग्नेय शैल। और आग्नेय शैल का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है, नीस एक आग्नेय शैल है। अर्थात हम सामान्य रूप से देखें तो पठारी प्रदेशों में हमें ग्रेनाइट, नीस जैसी आग्नेय शैल पाई जाती है। वहीं अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र धरातल की किसी भूगर्भिक संचलन की घटना के कारण से जब विपरीत दिशा से आने वाली दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ऐसी अवस्था में एक भाग दबकर के ऊपर उठ जाता है तथा दूसरा भाग द्रोणी के रूप में नीचे रह जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था पर्वतीय भाग का निर्माण करती है। ऐसे में धरातल के ऊपरी भाग जो ऊपर की ओर उठ गए और पर्वत के रूप में जाने गए, तो इनकी जो ऊपरी भाग की जो अवस्था होती है, धरातल के ऊपर पाई जाने वाली जो शैल संरचना होती है वो अवसादी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहां अलग प्रकार की शैल संरचना होती है, इस क्षेत्र में अलग प्रकार की शैल संरचना होती है। तथा मैदानी प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो मैदानी प्रदेश इन उत्थित भूभागों को, ऊपर उठे हुए भूभागों को, जिनमें पठारी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश हैं, इनके विघटन के बाद बाह्य बलों के तोड़ने के उपरांत या अनाच्छादनात्मक घटनाओं के कारण से अवसाद के रूप में, अवसाद या कांप के रूप में निक्षेप होने से बने हैं, कांप के निक्षेप से बने हैं। अवसादी ही प्रकार की शैल होंगी, चाहे ग्रेनाइट नीस प्रकार की शैल संरचना का अपघटन हो, चाहे वो अवसादी का अपघटन हो, चाहे वो रूपांतरित शैल का अपघटन हो। जब वो टूट करके बिखर जाती है तो अंततः किस में बदल जाती है? अवसादी शैल संरचना में बदल जाती है। और इस प्रकार से अवसाद का एक कांप के रूप में निकल करके या छोटे छोटे विखंडित कणों के रूप में टूट करके ढाल वाले क्षेत्र से दूर जाकर के जम जाना मैदान का निर्माण करता है। तो यहां एक तथ्य हमारे सामने निकल करके आ रहा है कि ऐसे पठारी प्रदेश व पर्वतीय प्रदेश हैं, ये सामान्य रूप से हमें किस रूप में दिखलाई पड़ते हैं? आंतरिक शक्तियों के परिणाम है। तथा मैदानी प्रदेश है वो बाह्य शक्ति का उदाहरण है। अब यहां सामान्य रूप से क्वेश्चन पुटअप होता है, निम्न में से कौन से एक भौतिक प्रदेश का निर्माण बाह्य शक्ति के प्रभाव से हुआ है? तो सामान्यतः मैदान का निर्माण बाह्य शक्ति से माना जाता है तथा सामान्यतः पर्वत व पठार का निर्माण आंतरिक शक्तियों की हलचल से माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल प्रक्रम के अनुसार सामान्यतः तीन प्रकार के भौतिक प्रदेश होते हैं: पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश व मैदानी प्रदेश। आगे हम देखें भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो हम चलते हैं आगे भारत के भौतिक प्रदेश के सीक्वेंस में। तो ध्यान दें, भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश मूल रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया है। मूल रूप से भारत के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में विभाजित किया गया है। ये चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। पहला भौतिक प्रदेश है पठारी प्रदेश, अभी इनके नामों की चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 भौतिक प्रदेश है पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 3 है पहले हम सीक्वेंस के साथ देखें इसको, मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 4 है
तटीय मैदान व द्वीप समूह है। डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में प्रश्न पुटअप हो चुका है। विगत पीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको आंसर इसको 4 के साथ ही लगाना है। हम इसके अतिरिक्त कुछ चर्चा भी करने जा रहे हैं। तो हम ध्यान देंगे, इन 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों का विभाजन भारत में पाया जाता है। इन 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों के अलग से नाम भी जाने जाते हैं। इनको कहा जाता है पठारी प्रदेश को प्राय द्वीपीय पठारी प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। मैदानी प्रदेश को कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तटीय मैदान व द्वीप समूह है, इनको कहा जाता है पूर्वी तट पश्चिमी तट तथा द्वीप समूह के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में भी हम जाने। तो कौन कौन से द्वीप समूह के प्रकार हैं जो भारत के संदर्भ में जाने जाते हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों में आते हैं। तो यहां हम देखें, पर्वतीय द्वीप, नदीकृत द्वीप, परवाल द्वीप, और यहां हम देखें तो इसी संदर्भ में अवसादी शैलों से बने हुए द्वीप भी हैं जिनको हम कहते हैं ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। कुछ अवसादी शैलों से भी बने हुए हैं जिनको भी हम देखें तो हमारे भारत के तटवर्ती भागों में, जो गुजरात और महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ कुछ अवसादी शैल संरचना के द्वीप भी पाए जाते हैं। लेकिन मूलतः हम 4 प्रकार के द्वीप श्रृंखला को हम भारत के भौतिक प्रदेशों के साथ जानते हैं। पर्वतीय द्वीप, यहाँ एग्जाम में भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, डायग्राम से ही प्रश्न उठा लिया जाता है और प्रश्न पर्वतीय रूप के रूप में पूछ लिया जाता है कौन सी द्वीप श्रृंखला पर्वत के उदाहरण के रूप में जानी जाती है या पर्वतीय द्वीप कहलाता है। तो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये पर्वतीय द्वीप का उदाहरण है। नदी द्वीप की बात करें तो हमारे पास में पड़ता है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, और दूसरा पड़ता है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप, ये कुछ नदीकृत द्वीप हैं। तो परवाल द्वीपों की अगर हम चर्चा करें तो परवाल निर्मित द्वीप हैं, उनका उदाहरण हमारे लक्षद्वीप की स्थिति है, जो परवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा अगर हम ज्वालामुखी द्वीपों की चर्चा करें तो ज्वालामुखी द्वीपों के अंतर्गत बैरन व नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप हैं, ये हमारे ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। तो इस प्रकार से हमारे भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया हुआ है। इस विभाजन को हम और विस्तृत अध्ययन के साथ में हम लेंगे, लेकिन यहां से एक विवादित प्रश्न होता है जिसको प्रश्न बार बार एग्जामों के लिए डाल दिया जाता है, इंपोर्टेंट होता है। यहां हम क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो हम ध्यान देंगे, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में देखें तो इन्हीं भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन ध्यान रखें,
अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ऑथेंटिक रूप से उसको 4 भागों में ही बतलाना है, क्योंकि पीएससी के एग्जाम में प्रश्न 4 आंसर मान करके पूछा जा चुका है। जैसा कि हम बीए की किताब में पढ़ते हैं या बीए की नोटबुक के साथ हम देखते हैं, तो ये हमें 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन वो 6 भाग कौन से हैं जिनकी चर्चा हम करें, तो हम एक जगह ये देख पा रहे हैं, यहां 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं, एक पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। पूर्वी तट पर पड़ने वाले द्वीपों का भाग, पश्चिमी तट में पड़ने वाले द्वीपों का भाग। एक तटीय मैदानों की स्थिति है जो पूर्वी तट पर पड़ती है और पश्चिमी तट पर पड़ती है। यहां इन दोनों को विस्तृत अध्ययन के लिए 2 भागों में बांट रखा है, अर्थात हमारा जो 5वां भौतिक प्रदेश बनता है वो तटीय मैदान और द्वीप समूह को अलग अलग पढ़ा जाता है। साथ ही हम यहां मैदानी प्रदेश देख रहे हैं, इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमारे एक प्रदेश को शामिल किया हुआ है, इसको कहा जाता है थार मरुस्थल, अर्थात भारत का महान मरुस्थल। इस महान मरुस्थल को मैदानों का अंग माना जाता है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि मैदान क्यों माने जाते हैं, अर्थात मैदानों का भाग थार मरुस्थल क्यों है, क्योंकि हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में देखा था कि इनकी औसत ऊंचाई के आधार पर इनको पर्वत, पठार व मैदान के रूप में जाना जाता है। तो सामान्य सी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं, एक मानचित्र के माध्यम से हम देखें या एक सरल रेखा में इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें कि पठार, पर्वत और मैदान किस रूप में होते हैं, तो हम देखें इनके विभाजन की जो अवस्था है वो कुछ इस प्रकार से ली जाती है। ये कुछ अवस्था है, मूल रूप से हमने देखा था 3 प्रकार के हैं। औसत ऊंचाई के आधार पर अगर इनकी जानकारी लें तो हमें मूल रूप से ये 3 प्रकार की अवस्थाएं दिखलाई पड़ती हैं। तो इन अवस्थाओं में जो कम ऊंचाई वाले होते हैं उनको कहा जाता है मैदान, जिनकी ऊंचाई औसत सामान्य होती है वो कहलाते हैं पठार, जिनकी औसत ऊंचाई अधिक होती है वो होते हैं पर्वत। इस रूप में हमें 3 प्रकार की भौतिक संरचना, भौतिक प्रदेश दिखलाई पड़ते हैं। मैदान, पठार व पर्वत ये ऊंचाई के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, अर्थात ऊंचाई के आधार पर भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं, मैदान, पठार व पर्वतीय क्षेत्र। चाहे उनकी स्थिति धरातल के उस क्षेत्र पर जो समुद्र के किनारे लगती है, चाहे वो द्वीप श्रृंखला के साथ लगती है, सामान्य स्थिति उसकी ऊंचाई को लेकर के इस प्रकार से 3 अंगों के अंतर्गत विभाजित होती है। अब डियर स्टूडेंट, सामान्य रूप से यहां प्रश्न आता है कि ऊंचाई का आधार क्या होता है, तो ऊंचाई का आधार होता है सी लेवल, समुद्री तल। समुद्री तल से लेकर के या सी लेवल से इसको मापा जाता है। सी लेवल के अनुसार मैदान, पठार व पर्वत 3 प्रकार की अवस्थाएं, 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आगे हम देखें तो हम बढ़ते हैं हमारे भौतिक प्रदेशों की ओर, जहां हम इनकी औसत ऊंचाइयों की भी चर्चा करेंगे। पर्वत कौन से होंगे, कितनी ऊंचाई वाले होंगे, पठार कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाएगा, मैदान कितनी ऊंचाई के सामान्य भाग को मैदान कहा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं हमारे भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले और इन प्रदेशों की मानचित्रात्मक स्थिति के साथ। ये भारत की कुछ आउटलाइन हम देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है वो इस सीक्वेंस के साथ हम देखेंगे।
ये हमारी कुछ आउटलाइन है। इस आउटलाइन में हमारे इन 4 भौतिक प्रदेशों को कौन कौन से क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है, कौन से क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है, इनकी अवस्थिति की कौन से क्षेत्र में है, कौन से भौतिक प्रदेश के साथ कौन सा भौतिक प्रदेश सीमाएं बनाता है, ये मानचित्र के माध्यम से हम देखेंगे। हम देखें सबसे पहले हमारे भौतिक प्रदेश को, तो हम सबसे पहले पाते हैं इस भौतिक प्रदेश की स्थिति। उत्तरवर्ती भाग में हमने देखी थी, इसको कहा जाता है उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और इसकी अवस्थिति हमने दक्षिण के साथ अंततः मैदानों के साथ देखी है। अभी मैदानों के साथ में किस प्रकार से पाई जाती है इसको भी हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट भौतिक जो प्रदेश है उसकी अवस्थिति हिमालय भौतिक प्रदेश के दक्षिण में पाई जाती है। साथ ही एक बार आप भी मैपिंग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट, इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है। इस क्षेत्र में नए भौतिक प्रदेश मैदान है, इन मैदानों को कहा जाता है तटवर्तीय मैदान। अब इस प्रकार से हमारे सामने 3 भौतिक प्रदेश स्पष्ट हो चुके हैं। उत्तर में हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसके दक्षिण में हमारे मैदानी प्रदेश हैं, इनके दक्षिण में हमारे भौतिक प्रदेश की जो अवस्था है जिसको हमने नहीं देखा है, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं तटीय अगर इसका सीमांकन हम देखें तो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसकी आकृति भी बनकर के निकल रही है, त्रिभुजाकार आकृति है, साथ में इसके क्षेत्रफल की स्थिति भी निकलती है। तो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। हम 1 बाय 1 इनको और डिटेल से देखेंगे, तब तक के लिए एक बार इनकी आउटलाइनों को देखें, इनके क्षेत्रों को देखें, किस प्रकार के भौतिक प्रदेशों में इनको शामिल किया जाता है। ये दलदली भाग जो मैदानों के अंतर्गत आता है, ये मरुस्थलीय भाग मैदानों के अंतर्गत आता है। अब यहां हम देखें इन भौतिक प्रदेशों का सीमांकन, इसको कहा जाता है उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट अगर स्थिति को देखें तो इसको कहा जाता है मैदानी प्रदेश। इसकी अवस्थिति कौन सी दिशा में है? भारत के मध्य व उत्तर में है, इसको कहा जाता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट स्थिति को देखें तो हमारे तीसरे भौतिक प्रदेश की स्थिति आती है, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश।
प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नेक्स्ट स्थिति आती है, इसको कहा जाता है पॉइंट नंबर 4, ये कहलाते हैं तटीय मैदान। और इन्हीं तटीय मैदानों के साथ में लोकेशन पाई जाती है द्वीपों की। ये भौतिक प्रदेश भी इसी के अंग माने जाते हैं, द्वीप समूह है। ये क्षेत्र भी द्वीप समूह के इसी भौतिक प्रदेश के अंग के रूप में माने जाते हैं, द्वीप समूह है। तो सामान्यतः हमें 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों की स्थिति भारत के साथ स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। उत्तरी दिशा में व उत्तरी पूर्वी दिशा में हमारा पर्वतीय प्रदेश है, इसको कहा जाता है हिमालय भौतिक प्रदेश। इस प्रदेश को कहा जाता है नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश। 3 नदियां इसका निर्माण कर रही हैं। भारत के प्रमुख नदी तंत्र को माना जाता है। इधर से बहने वाली सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां, इस क्षेत्र में बहने वाली गंगा और गंगा की सहायक नदियां, इस क्षेत्र से बह करके आने वाली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदानी प्रदेश। इसके दक्षिण में पड़ता है पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश की जो अवस्थिति है ये प्राचीन काल से मानी जाती है। जब हमारी भारतीय प्लेट, जिसको एशियन प्लेट के साथ में देखा जाता है, तो ओशियन प्लेट का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय गोंडवाना अंग के भाग के रूप में जाना जाता था पठारी प्रदेश, जो कि एक ज्वालामुखी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति या उद्भव इसका माना जाता है। देखेंगे तो यहां इसको प्रायद्वीपीय नाम दिया गया है। ये प्रायद्वीपीय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके 3 ओर भाग जल का आता है। धरातल का वह भाग जिसके 3 ओर जल हो या 3 ओर जल से घिरा हुआ वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो हमारा पठारी प्रदेश है, इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। हमारे 2 तट पड़ते हैं, एक पड़ता है पूर्वी तट, एक पड़ता है हमारा पश्चिमी तट। दोनों ही दिशाओं में पूर्वी तट पर पड़ने वाले मैदानी प्रदेश जो नदी व लहरों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप बने हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही यहां पाए जाने वाले जलीय क्षेत्रों में द्वीप समूह है, जो कि बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थित हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र में है, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है, हमारे चौथे भौतिक प्रदेश का अंग माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए इसको और भी विस्तृत व्याख्या के साथ अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे इस क्लास को समझने के लिए, भौतिक प्रदेशों के अध्ययन को समझने के लिए आप विगत क्लासों को जरूर एक बार रिमाइंड करें, देखें, चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी जो क्लासें हैं, वीडियो हैं, आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें और हमारी क्लासों के साथ जुड़े रहें। हम देखते हैं हमारे इन भौतिक प्रदेशों की आगे की स्थिति। तो सामान्य रूप से हम 6 भौतिक प्रदेशों का नाम जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार निर्धारित है उनका भी हम अध्ययन करते हैं। ये 6 भौतिक प्रदेश हमारे कौन कौन से हैं, बढ़ते हैं हम आगे के सीक्वेंस में। ये 4 भौतिक प्रदेश हमें आंसर के रूप में देना है, जिनको हम इस प्रकार से देखते हैं। ये 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। भौतिक प्रदेश नंबर 1, पर्वतीय प्रदेश। भौतिक प्रदेश नंबर 2, मैदानी प्रदेश। भौतिक प्रदेश नंबर 3, पठारी प्रदेश। भौतिक प्रदेश नंबर 4,
तटीय मैदान। भौतिक प्रदेश नंबर 5 द्वीप समूह है, तथा भौतिक प्रदेश नंबर 6 महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। अब इनके कुछ नाम हैं, उन नामों के साथ भी ध्यान दें। पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है हिमालय, हिमालय प्रदेश। मैदानी प्रदेश को कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। पठारी प्रदेश को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। तटीय मैदान, इनको दो नामों से जाना जाता है, पूर्वी तटीय मैदान व पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी, व नंबर 2 है अरब सागरीय द्वीप समूह है। फिर महान मरुस्थल की बात करें तो इस महान मरुस्थल को कहा जाता है थार का मरुस्थल। अब डियर स्टूडेंट, इस पर कुछ अतिरिक्त और प्रश्न बनते हैं जिनकी और हम चर्चा कर लें। यहीं से इनमें नवीनतम स्थिति और प्राचीन स्थिति को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें नवीनतम व प्राचीनतम स्थल स्वरूप कौन सा है, कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो हम सबसे पहले जाने, हमारे पठारी प्रदेश को कहा जाता है प्राचीन भौतिक प्रदेश। प्राचीन भौतिक प्रदेश। वही हमारे मैदान है, ये नवीन भौतिक प्रदेश है। नवीन भौतिक प्रदेश है। डियर स्टूडेंट, आपके कंफ्यूज पैदा हुआ होगा कि हमने हिमालय को नवीनतम माना है, लेकिन आपके द्वारा हमें मैदानों को नवीनतम बताया गया है। हमारे मैदानों का, विशाल मैदानों का, उत्तर भारत के मैदान का या ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का निर्माण है वो हिमालय की उत्पत्ति के बाद हो रहा है, आज भी जारी है। हालांकि हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद से लेकर के वर्तमान समय तक हिमालय लगातार निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन उसके बाद से लेकर के वर्तमान समय तक हमारे मैदानों का निर्माण भी जारी है। जिस दिन हिमालय रुक जाएगा उसके बाद भी हमारे मैदानों का निर्माण होता रहेगा। तो हम उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं, उसको कहा जाता है अधिनूतन या नूतन। तो यहां हमारे लिए नया प्रश्न निकल करके आता है, हमारे मैदानों को हम नवीन भौतिक प्रदेश कहते हैं, मैदानों को। इसके लिए नूतन शब्द अगर काम में लिया जाए तो आपका आंसर होगा नूतन मैदानी प्रदेश, नूतन कहलाते हैं, तथा पर्वतीय प्रदेशों को हम नवीन कह सकते हैं। लेकिन जब हमारा आंसर अकेला हो तो हम मैदानों को नवीन भौतिक प्रदेशों की श्रेणी में शामिल करते हैं, और इसी के अंतर्गत हमारा मरुस्थल भी आता है, और मरुस्थल को भी हम नवीन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस प्रकार से हम हमारी इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं, और हम हमारे भौतिक प्रदेश की आगे की सीक्वेंस में आगे की क्लास के साथ देखेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।